नमस्कार बच्चों। तो आज हम देखेंगे कि सजीवों को समूह तथा उपसमूह में बांटने के लिए किन किन चीज़ों को ध्यान दिया गया। ओके, तो हमने कल देखा था कि सजीवों के समूह और उपसमूह बनाने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जैविक वर्गीकरण कहते हैं। समझ में आया। और यह किस वैज्ञानिक के नाम पर बताया जाता है, रॉबर्ट हार्डिंग विटाकर। ये पहले ऐसे अमेरिकी परिस्थिति विज्ञान शास्त्री मतलब इकोलॉजी जिसको बोलते हैं, जो कि विज्ञान की शाखा में रिसर्च करते हैं। उन्होंने ईस्वी सन 1969 में सजीवों का 5 समूह विभाजित किया। कितने में? 5 समूह। तो 5 समूहों में सबसे पहला समूह जो होता है वो कोशिका की जटिलता। मतलब कोशिका की जटिलता मतलब कोशिका आदि केंद्र की है या दृश्य केंद्र की। जो भी सजीव होगा उसके अंदर की जो कोशिका होगी, उस कोशिका का जो गुणधर्म होगा वह आदि केंद्र की या दृश्य केंद्र की। मतलब किसी कोशिकाओं में केंद्रक दिखता है, किसी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं दिखता है। इसकी वजह से उनको फिर कोशिका की जटिलता के आधार पर उनको विभाजित किया गया, उसमें आदि केंद्र की या दृश्य केंद्र की। देखिए यहाँ पर दिया गया है। ओके, फिर सजीवों के प्रकार। अब आपको मालूम है कि सजीवों के प्रकार सबसे पहले कोशिका के संबंध में लिए जाते हैं। अगर एक कोशी सजीव है तो अलग, बहुकोशी सजीव है तो अलग। एक कोशी सजीव में अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम ऐसे सजीव आते हैं। बहुकोश के सजीवों में जैसे हम हो गए वो चीज़। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि आदि केंद्र की जो होते हैं वो एक कोश की होते हैं, दृश्य केंद्र की भी एक कोश की भी होते हैं और बहुकोशिकी भी होते हैं। तो एक कोशिकी में जगत 1 में मोनेरा एंड जगत 2 में प्रोटिस्टा ये बताया गया है। बहुकोशिकी में कवक, वनस्पति तथा प्राणी, इन सजीवों का समावेश है। अब देखते हैं पोषण का प्रकार। तो पोषण का प्रकार क्या है? वनस्पति में हम देखते हैं बहुत सारी वनस्पतियाँ क्या होती हैं, स्वयंपोषी हैं। कुछ वनस्पतियाँ जो होती हैं वो परपोषी होती हैं, जैसे ड्रासेरा। यह क्या है? कीट भक्षक वनस्पति है। समझ में आया। तो वनस्पतियाँ क्या होती हैं? स्वयंपोषी होती हैं। कवक क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। प्राणी क्या होते हैं? परपोषी और भक्षण होते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब सजीवों के ही प्रकार हैं। और किसके आधार पर बताया जा रहा है? पोषण के आधार पर बताया जा रहा है कि वो सजीव अपना पोषण कैसे करते हैं। अगर वो अपना पोषण खुद से करते हैं तो वह स्वयंपोषी हो गए, जैसे वनस्पतियाँ हो गई। फिर अगर वह अपना पोषण के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं तो वो हो गया परपोषी, जैसे कवक। कवक क्या होता है? जब मृत अवशेष मतलब कोई प्राणी या कोई भी चीज़ अगर मृत हो जाएगी तो उसके ऊपर से उगकर वो क्या करते हैं? अपना पोषण वहाँ बनाते हैं। प्राणी जिसमें हम भी आ गए, हम भी क्या है? परपोषी हैं। परपोषी क्यों है? क्योंकि हम अपने खाने पीने के लिए वनस्पति और प्राणियों पर निर्भर होते हैं। समझ में आया। फिर इसके बाद जीवन शैली। तो जीवन शैली भी बहुत ज़रूरी है कि जीवन शैली में वह क्या है? उत्पादक है कि भक्षक है या विघटक है कि नहीं? उत्पादक में कौन आता है? वनस्पतियाँ आती हैं। भक्षक में कौन आता है? प्राणी आते हैं। विघटक में कौन आता है? कवक। विघटक मतलब जो कोई भी चीज़ ख़त्म हो जाएगी, नष्ट हो जाती है, मर जाती है या उसमें जान नहीं रह जाती, तो वहाँ पर क्या होते हैं? विघटक तैयार होते हैं। कवक क्या करते हैं? उस पूरे शरीर को, उस पूरे घटक को क्या करते हैं? विघटित कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो ये जीवन शैली के आधार पर बताया गया। वंशावली संबंध। देखिए, आदि केंद्र की से दृश्य केंद्र की, एक कोशीय से बहुकोश की, है कि नहीं? वंशावली संबंध क्या होता है उनका? आदि केंद्र की से दृश्य केंद्र की है या एक कोशी से बहुकोशी है। ये वंशावली संबंध इसके अंदर बताया गया है। तो देखिए, जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर बहुकोशिकी में कवक, वनस्पति और प्राणी। तो प्राणी में हम लोग आ गए, वनस्पतियाँ में वनस्पतियाँ आ गई, और कवक में जो हमने देखा विघटक जो होते हैं वो। तो इन सब जगत का हम क्या पढ़ेंगे? गुणधर्म पढ़ेंगे तथा उनमें आने वाले सजीवों के बारे में या उनकी विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। समझ में आया। तो यह किसने बनाया है? विटाकर ने। यह पद्धति के उसने कौन से आधार स्तंभ लिए हैं? पहला कोशिका की जटिलता, दूसरा सजीवों के प्रकार, तीसरा पोषण का प्रकार, चौथा जीवन शैली एंड पांचवा वंशावली संबंध। ये उसने प्रकार लिए हैं। समझ में आया।
तो इस प्रकार को लेकर उसने क्या किया है, सजीवों को अलग अलग समूहों में विभाजित किया है। समझ में आया? तो आप इसको याद रखिए, वैज्ञानिक का नाम, और ये कौन कौन से मापदंडों को उसने लिया है सजीवों को विभाजित करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।